हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है कि आरएस की न्यू वैकेंसी भी जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। अनुमान है कि सितंबर के मिड में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और देखो दोस्तों, 2022 से आरपीएससी अपना जो पैटर्न है वो बदल चुकी है, पहले जैसा नहीं रहा है। अब आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के लिए, मात्र 3 महीनों के बाद आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी। जैसे मान के चलें तो सितंबर मिड में नोटिफिकेशन आता है तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में लगने के 100% चांस हैं। तो और इसी के आगे 3 महीने बाद आपकी एसआई की एग्ज़ाम है। तो इन दो एग्ज़ामों में आपका राजस्थान आर्थिक समीक्षा वाला पोर्शन है तो वो अच्छा खासा लेवल का पूछा जाता है। इसमें 11 से 12 चैप्टर हैं, तो वो हम एक एक करके जानेंगे। आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। देखो, इस चैप्टर में फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, तो थोड़ी याद करने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। एनालिटिक चीज़ मतलब वो पोर्शन आरएस मेंस से पूछा जाता है और प्री में और एसआई में इतना पोर्शन नहीं आता। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो वो ही देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये शॉर्ट नोट्स हैं। देखो, सबसे पहले जीएसडीपी के बारे में जानेंगे। जीएसडीपी क्या होती है? ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। मतलब किसी राज्य में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य एक क्या होता है? जीएसडीपी होता है। जिससे मान के चलो कि किसी खेत में 50 बोरी गेहूँ की हुई और वो मतलब किसान बाज़ार में लेके जा रहा है उसको, उसका मोल भाव भी है, तो जितना भी उत्पादित हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, ये देखो, वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य ही क्या है? जीएसडीपी है। मतलब कुल उत्पादन की बात करते हैं हम एक तरह से। ये होता है किसी निश्चित एक वर्ष में, ठीक है। और देखो, ये एक है स्थिर मूल्य कांस्टेंट प्राइस, एक है करंट प्राइस। तो हम दो पे बात करेंगे कि स्थिर मूल्य पे जो 2024-25 की आर्थिक समीक्षा आई है उसमें कितना योगदान है और प्रचलित पे कितना है, और ग्रोथ वृद्धि कितनी हुई है, ये भी दो पे देखेंगे। एक तो स्थिर पे और एक प्रचलित मूल्य, ठीक है। देखो, स्थिर मूल्य होता है एक आधार वर्ष मान के चलते हैं 2011-12 के अनुसार हम इसको आंकड़े को लेते हैं। और प्रचलित मूल्य होता है करंट प्राइस जो वर्तमान में है। अब देखो, जीएसडीपी अपना स्थिर मूल्य पे है 9.06 लाख करोड़, ठीक है। और पिछले 5 वर्षों में क्या हुई है? जिगजैग वृद्धि हुई है। मतलब वृद्धि लगातार नहीं हुई है, वृद्धि कभी ज़्यादा हुई है तो कभी कम हुई है, ठीक है। जीएसडीपी की बात करें तो ये होता है अंतिम मूल्य वस्तु प्लस सेवा दोनों का, 9.06 लाख करोड़। और प्रचलित पे है 17.04 लाख करोड़। और इसकी हुई है 5 वर्षों में लगातार वृद्धि। क्या हुई है? लगातार वृद्धि। देखो, याद करने की कोशिश करो, स्थिर मूल्य पे कितना है? 9.06 लाख करोड़। और प्रचलित पे कितना है? 17.04 लाख करोड़। इसकी हुई है जिगजैग वृद्धि और इसकी हुई है लगातार वृद्धि। अब देखो, ग्रोथ रेट की बात करें तो स्थिर पे हुई है 7.82% और प्रचलित पे हुई है 12.02%, ठीक है। मतलब स्थिर पे थोड़ी कम हुई है और प्रचलित पे ज़्यादा हुई है, 7.82% और 12.02%, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया जीएसडीपी। आगे बात करते हैं हम एनएसडीपी। एनएसडीपी क्या होती है? नेट स्टेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है जीएसडीपी में से आप निकाल दो हास, मूल्य हास मतलब डेप्रीसिएशन। जैसे जीएसडीपी तो हो गई आपकी कुल उत्पादन, एक निश्चित वर्ष में वस्तुओं प्लस सेवाओं का अंतिम मूल्य जीएसडीपी, और उसमें जैसे डेप्रिसिएशन भी आएगा, हास भी, मूल्य हास भी। जैसे मान के चलो कोई वस्तु है, वो किसी ने कार खरीदी है शोरूम से, तो वो जब नई खरीदी है तो वो मानो कि 10 लाख में है, 10 लाख उसकी कीमत है, और 1 साल बाद उसकी 10 लाख कीमत ना रहेगी, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन में तो घटेगा ना उसका, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा भी आएगा, थोड़ी पुरानी में हो जाएगी, और भी सारी चीज़ें हैं। तो एनएसडीपी होती है जीएसडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये स्थिर मूल्य पे है 7.46 लाख करोड़। कितनी है? 7.46 लाख करोड़। प्रचलित पे है 15.25 लाख करोड़। कितनी है स्थिर मूल्य पे? 7.46 लाख करोड़, और प्रचलित पे है 15.25 लाख करोड़। अब इसकी वृद्धि देखते हैं, ग्रोथ। स्थिर पे हुई है 8.03%, और प्रचलित पे हुई है 12.23%। ये है अपनी एनएसडीपी। देखो वापस से देखते हैं, हमने जीएसडीपी देखी, अंतिम मूल्य वस्तुओं प्लस सेवाओं दोनों का, कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य है 9.06 लाख करोड़, और करंट प्राइस आपका प्रचलित मूल्य है 17.04 लाख करोड़। एनएसडीपी 7.46 लाख करोड़ और 15.25 लाख करोड़। ठीक है, अब देखते हैं जीएसवीए क्या होता है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। इसमें जीएसडीपी में से टैक्स को घटा दो और प्लस सब्सिडी को जोड़ दो। देखो ये निशान है ना, ये आपका प्लस का निशान है। जीएसडीपी में से टैक्स घटेगा और सब्सिडी को जोड़ दिया जाएगा, तो निकल के आ जाएगा आपका जीएसवीए। तो वो कितना है? स्थिर मूल्यों पे है 8.22 लाख करोड़, और प्रचलित पे है 15.70 लाख करोड़। इसमें वृद्धि स्थिर पे हुई है 6.29%, और प्रचलित पे हुई है 10.83%। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डाटा याद हो रहे होंगे। और देखो ये डाटा है ना, वो एकदम से याद नहीं होंगे, बार बार आप 2-3 बार क्लास को देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे आराम से। अब देखो, अब चीज़ है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम राजस्थान, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसमें क्या होता है, एनएसडीपी होती है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कुल जनसंख्या का भाग देते हैं, तब आपकी क्या निकल जाती है? पर कैपिटा इनकम। ये देखो स्थिर मूल्य पे है 96,638 रुपये, मतलब 96,638, ऐसे याद रख लो, 96,638 स्थिर मूल्यों पे है पर कैपिटा इनकम राजस्थान की। कितनी है? 96,638। और प्रचलित पे कितनी है? 185,053 रुपये, 185,053 प्रचलित, और 96,638 कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य। अब देखो आप कितनी है राजस्थान की स्थिर मूल्यों पे? 96,638, तो ये तो है स्थिर मूल्यों पे, और 185,053 ये है आपकी प्रचलित मूल्यों पे। ठीक है, इस तरह से आप याद कीजिएगा। और इसकी वृद्धि दर देखें, तो वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पे है 6.88%, और प्रचलित पे है 11.04%। यहाँ से इस टॉपिक से देखो एक क्वेश्चन तो आसानी से पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बस थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं तो वो थोड़ी याद करनी पड़ेगी। अब देखो पर कैपिटा इनकम भारत की बात करें
तो ये भी सेम ये से ही है। NSDP नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जनसंख्या का भाग देते हैं, ये है 112,358 स्थिर मूल्यों पे, और 200,162 ये है आपकी प्रचलित मूल्यों पे। अब देखो इनका वृद्धि दर देखते हैं, तो वृद्धि दर भारत की स्थिर मूल्यों पे है 5.3 और प्रचलित पे है 8.7%। ठीक है, अब देखो ये अपना कुछ छोटी सी जानकारी है अलग से। राजस्थान में टॉप 3 जिलों की पर कैपिटा इनकम, मतलब राजस्थान में कितने ज़िले से हैं टॉप वाले जिनकी स्थिर मूल्यों पे और प्रचलित मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखो पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले स्थिर मूल्यों की बात करें तो अलवर, जयपुर, राजसमंद, अलवर, जयपुर और राजसमंद AJR। ठीक है, और प्रचलित की बात करें तो अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर ABJ। देखो ये ट्रिक कर लो, अलवर, जयपुर और राजसमंद तो स्थिर मूल्यों पे है, और आपकी प्रचलित पे है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। ठीक है, अब देखो जो हमने ऊपर GSDP देखी थी, ये देखो GSDP, तो इसकी भारत से तुलना करते हैं। देखो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। कुल GDP स्थिर मूल्यों पे भारत की है 184.88 लाख करोड़, और प्रचलित पे कितनी है 324.11 लाख करोड़। ये है अपनी GSDP है भारत की। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की GDP स्थिर मूल्य पे कितनी थी बताइए, आपकी थी 9.06 लाख करोड़। ये तो थी आपकी स्थिर मूल्यों पे, जबकि भारत की कितनी है 184.88 लाख करोड़, और राजस्थान की प्रचलित मूल्यों पे GSDP थी 17.04 लाख करोड़। ठीक है, अब इसकी हम तुलना कर रहे हैं भारत वाली से। भारत में वृद्धि कितनी हुई स्थिर मूल्यों पे 6.4% और प्रचलित पे हुई 9.7%। ठीक है, राजस्थान का योगदान देखो ये है इम्पोर्टेंट। स्थिर मूल्यों पे है 4.90% और प्रचलित पे है 5.20% का योगदान है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इससे पूछ सकता है कि जो भारत की GSDP है तो उसमें राजस्थान की GSDP का स्थिर मूल्यों पे कितना योगदान है, तो वो है आपका 4.90%। और अगर ऐसा पूछ ले कि भारत की GSDP की तुलना में राजस्थान की GSDP की तुलना में कितना योगदान है, तो ये है 5.26%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डाटा याद हो रहे होंगे। अब देखो GSV अपने ऊपर देखा था ना, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड, सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये होता है GSDP माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी जोड़ दो, ऐसे निकलता है ये। और कुल कितना है स्थिर मूल्यों पे 8.22 लाख करोड़ और प्रचलित पे है 15.70 लाख करोड़। अब देखो हम क्षेत्रवार योगदान देखते हैं इनका। राजस्थान देखो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, स्थिर कीमतों पर आपका योगदान और वृद्धि, और यहाँ है प्रचलित कीमतों पर योगदान और वृद्धि। ठीक है, अब देखो स्थिर कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा 3 क्षेत्र लिए जाते हैं। तीनों का योगदान कितना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कृषि की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान है 26.54 और प्रचलित पे है 26.92। तो कैसे याद करोगे,
देखो कृषि का देखो स्थिर स्थिर मूल्यों का योगदान थोड़ा कम रहता है, और क्योंकि वो 2011-12 की ली गई है और प्रचलित कीमत अपनी वर्तमान की कीमत है। तो अपन देखो कृषि वाले की बात करें तो देखो 26.54% तो है आपकी स्थिर मूल्यों पे, और प्रचलित पे कितनी हो जाएगी 26.92। आपको 26 सेम रखना है, 0.54 और 0.92। बड़ा वाला आएगा प्रचलित मूल्यों पे, क्योंकि वर्तमान की कीमतें ज़्यादा ही होंगी, और जो स्थिर मूल्यों पे है तो वो 26.54 26.92 हो गई याद। अब देखो वृद्धि, देखो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका ये क्रम है ना, वृद्धि का क्रम, ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो इनकी बाद में चर्चा करेंगे। कृषि का याद हो गया 26.54 26.92। उद्योग की बात करते हैं। उद्योग का 28.39% और 27.16%। देखो इसमें थोड़ा उल्टा है। देखो सेवा की बात करें तो 45.07 और 45.92। देखो 45.07 और 45.92। देखो स्थिर वाला कम है, जबकि प्रचलित वाला थोड़ा ज़्यादा है, जबकि इसमें उद्योग वाले में स्थिर कीमतों पर योगदान ज़्यादा है। अब वर्तमान में योगदान थोड़ा घटा है, इसमें कितना हुआ है 28.39% तो है स्थिर कीमतों पर योगदान, और प्रचलित कीमतों पर है 27.16। तो देखो फिर से याद करते हैं। कृषि 26.54% स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर 26.92%। उद्योग 28.39 27.16। उद्योग वाला एक विशेष याद रखना, क्योंकि इसमें आपका प्रचलित कीमतों पर योगदान कम है, जबकि स्थिर कीमतों योगदान ज़्यादा है। सेवा का 45.07 और 45.92%। अब देखो वृद्धि का क्रम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई देखो सेवा क्षेत्र में, फिर उद्योग में, और फिर कृषि में। देखो सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है 7.38%, उद्योग में हुई है 5.77, और कृषि में हुई है 5.05% की। और ऐसे ही प्रचलित कीमतों पर वृद्धि का क्रम देखते हैं तो सेवा का सबसे ज़्यादा, कृषि और उद्योग। देखो सेवा का है 12.29%, उद्योग कृषि का है 11.44 और उद्योग का है 7.88%। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद हो रहे होंगे डाटा। देखो फिर से रिवाइज करते हैं। 26.54 और 26.92, ये तो कितना किसका है, कृषि का योगदान है। ये स्थिर मूल्यों पे, ये प्रचलित मूल्यों पे। उद्योग की बात करें तो 28.39, ये स्थिर मूल्यों पे, और प्रचलित मूल्यों पे इसका कम आएगा, मतलब 28 से 27.16। ठीक है। सेवा की बात करें सर्विस सेक्टर की तो ये है 45.07, ये स्थिर मूल्यों पे, और 45.92 ये है आपका प्रचलित मूल्यों पे। वृद्धि का क्रम देख लिया। सेवा उद्योग कृषि स्थिर मूल्यों पे, और प्रचलित कीमतों पर है सेवा, कृषि, उद्योग। देखो आगे चलते हैं। ये देखो है आपका WPI होल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचकांक, और इनका देखो बेस ईयर जानेंगे, कौन जारी करता है, और इसमें कितनी वस्तुएं शामिल है, किस आधार पर जारी होता है, राजस्थान का योगदान कितना है, इंडिया का कितना है। ठीक है। और देखो CPI WPI का मतलब होता है होल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचकांक, जबकि CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है। तो ये 4 आधारों पर जारी होता है, IW, AL, RL और R+U संयुक्त। IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, AL एग्रीकल्चर लेबर, RL रूरल
ग्रामीण श्रमिक, ठीक है, और ये संयुक्त हो गया आपका। तो ये कौन जारी करता है, इनका आधार वर्ष क्या है, क्या क्या शामिल है, ये देखेंगे। और लास्ट में बचता है आपका GFCF, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ये क्या होता है कि किसी वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई कुल परिसंपत्तियों में से निस्तारित संपत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसंपत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है। ये देखो आपका GFCF होता है, बाद में बातें करेंगे। देखो अब WPI के बारे में बात करते हैं। WPI थोक मूल्य सूचकांक, हॉल प्राइस इंडेक्स, इसमें देखो केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। और आपका CPI है तो उसमें वस्तु के साथ साथ सेवा भी शामिल होती है, ठीक है, ये एक अंतर है। इसका बेस ईयर है 1999-2000 WPI का। और इसको कौन जारी करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय। इसमें कितनी वस्तुएं शामिल है, 154 गुड्स शामिल, इसमें 154 वस्तुएं शामिल है। प्राइमरी, मैन्युफैक्चरर और फ्यूल, प्राथमिक विनिर्माण और ईंधन, कितनी वस्तुएं शामिल है, प्राथमिक वस्तुएं हैं 75, मैन्युफैक्चर्ड है 69 और फ्यूल है 10। इनका भारांश कितना है, लगभग प्राइमरी का है 34%, मैन्युफैक्चर का है 50% और फ्यूल का है 16%। और देखो ये है ना प्राइमरी वाला, तो इसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। WPI की बात कर रहे हैं, 1999-2000 इसका बेस ईयर है, मतलब आधार वर्ष। और कौन जारी करता है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय जारी करता है। और 154 वस्तुएं शामिल इसमें, जिनमें से 154 वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी, एक मैन्युफैक्चर और एक फ्यूल। प्राइमरी में 75, मैन्युफैक्चर में 69 और फ्यूल में 10 वस्तुएं शामिल हैं। इनका भारांश देखें हम तो ये 34%, मैन्युफैक्चर 50%, फ्यूल 16%। और जो प्राइमरी गुड्स आपकी तो इनमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। देखो WPI होता है तो वो आपका मासिक आधार पर जारी किया जाता है। और राजस्थान देखो पिछले साल 387.9 से बढ़कर अब वर्तमान में इस आर्थिक समीक्षा में 394.68% हो गया है। पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो 1.75% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि इंडिया का पिछले साल 153.9 था, जिसमें 1.72% की वृद्धि देखी गई है। और देखो ये देखो इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान का आधार वर्ष WPI में 1999-2000, जबकि इंडिया वाला है 2011 और 12। देखो ये रहा बेस ईयर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको WPI समझ में आ गया होगा। और अब देखो चलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखो IW इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका आधार वर्ष 2016, ठीक है। और एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इनका है 1986 और 87, ठीक है। इनको कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। इसमें क्या क्या शामिल है, देखो वस्तुएं शामिल थी ओनली आपका WPI में, और CPI में आपकी सेवा भी जुड़ जाती है, वस्तु प्लस सेवा। देश भर में 88 केंद्र हैं और राजस्थान में इसके 3 केंद्र हैं CPI के, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जब, इसकी एक ट्रिक मान लो तरह से, जब मतलब जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, क्या क्या है, देश भर में तो 88 केंद्र हैं, राजस्थान में 3 हैं, जब JAB, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, ठीक है। और संपूर्ण भारत में इसका योगदान देखें तो 3.67% की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो संयुक्त वाला है इसका है 2012 आधार वर्ष, NSO दिल्ली जारी करता है। अब देखो आगे चलते हैं, GFCF ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको मैंने बात बता दिया था इसकी परिभाषा क्या होती है चीज़, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। देखो सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति पर किया जाने वाला शुद्ध पूंजी व्यय का मापन है ये,
GFCF ऐसे समझ लो आप, ये इसकी शॉर्ट परिभाषा है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्ति पर, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पर जो स्थायी परिसंपत्ति पर किया जाने वाला शुद्ध पूंजी व्यय, मतलब शुद्ध पूंजी का मतलब क्या समझाएगा, नेट। अब देखो ये जानते हैं, देखो प्रचलित कीमतों पर करंट प्राइस पर कितना है, 4,48,061 करोड़ है ये, 4,48,061 448,061 करोड़, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। और ये कुल GSDP का कितना परसेंट है, 29.45% है ये, और वृद्धि कितनी हुई है, 11.65% की इसमें वृद्धि हुई है। अब देखो GFCF में हिस्सा, देखो पहले बात की थी ना हमने कि एक तो प्राइवेट सेक्टर होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा इसमें 78.27% है, जबकि पब्लिक सेक्टर की है 21.73%। और इसमें बात करें दोनों में, तो पिछले वर्षों में जिगजैग वृद्धि हुई है, लगातार वृद्धि देखने को नहीं मिली है। 3 सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र, देखो 3 सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं इसमें, ऐसे ट्रिक देखो कृपा से याद रख लो, CRPA। C से क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन निर्माण। R से हो जाएगा आपका रेजिडेंशियल आवासीय भवन। और PA से हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोक प्रशासन। तो देखो 3 सर्वाधिक योगदान वाले क्षेत्र किस कौन कौन है GFCF में, एक तो निर्माण, आवासीय भवन और लोक प्रशासन। एक आप छोटी सी ट्रिक कृपा से भी देख सकते हो, C से कंस्ट्रक्शन निर्माण, R से रेजिडेंशियल आवासीय भवन और PA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो ये अपना चैप्टर 1 था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं इसका। देखो ये वाली चीज़ है ना, GSVA राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। देखो स्थिर कीमतों पर कृषि कितनी है, 26.54%, 26.92, उद्योग 28.39%, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित पे है 27.16, सेवा 45.07 और प्रचलित कीमतों पर है 45.92। अगर वृद्धि का क्रम देखें तो स्थिर कीमतों पर वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा सेवा में, फिर उद्योग में, फिर कृषि में। और आपकी प्रचलित कीमतों पर देखें तो सेवा और कृषि और उद्योग, इसमें उद्योग बाद में आएगा, कृषि पहले, जबकि आपका स्थिर मूल्यों पे उद्योग पहले और कृषि बाद में, ठीक है। ये देखो आपकी GSDP की वार्षिक तुलना है। राजस्थान में टॉप 3 जिलों की स्थिर पर कैपिटा इनकम है ये, अलवर, जयपुर राजसमंद स्थिर मूल्यों पे, और प्रचलित मूल्यों पे अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर ली है, और आप वीडियो 2 से 3 बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।